हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से घटना चक्र का जो पॉलिटी बुक है उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। यानी राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से रिलेटेड जो बुक आती है इनकी पूर्वावलोकन की मैं आपको दिखा भी देता हूं। सबसे पहले ये देख लें कि ये 2025 का एडिशन है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि 24 का है या 23 का है, और इसमें फरवरी 2025 तक की क्वेश्चन भी शामिल है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसके अंतर्गत संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं, और इसमें यूपीपीसीएस मेंस के क्वेश्चन भी शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है आईएएस या फिर आईपीएस के लिए, उसके क्वेश्चन भी इसमें शामिल रहते हैं। बीपीएससी और अलग अलग राज्य के सभी सिविल सेवाओं के प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, और ये पार्ट 2 है क्योंकि इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये पार्ट 2 है इसका। ठीक है, आई होप कि आपने पार्ट 1 देख रखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने सभी चीजें नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। और यहाँ भी आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी नोट्स पूरा रेडी है। ये पार्ट 2 का नोट्स है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इस नोट्स का यूज करूंगा। ठीक है, तो आप इस नोट्स का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको क्लास की पीडीएफ, जिसमें नोट्स की पीडीएफ और साथ ही साथ क्वेश्चंस की पीडीएफ है, दोनों प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कंपनी के अधीन जो शासन था उस समय जितने भी अधिनियम पारित किए गए, एक्ट लाए गए, जैसे चार्टर एक्ट 1793 हो गया, आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में बता रखी है और बहुत अच्छे से बता रखी है मैंने अपने एंड से। आप जरूर से देखिए। और ये पार्ट 2 है, हम शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर थ्योरी को मैं पूरे डिटेल से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे डिटेल का मतलब कि ऐसा नहीं है केवल घटना चक्र की बुक से मैंने डिटेल्स लिया है, उसके अलावा और भी जितने स्टैंडर्ड और प्रचलित पुस्तकें हैं सभी से मैंने डिटेल कवर किया है यहाँ पर, और एक जगह में आपको हैंड रिटेन नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा है नोट्स में, और सभी चीजें वन बाय वन करके आपको बता देता हूँ। फिर आप ये नोट्स डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ग्रुप के पे जाके, और उसके बाद इसका रिवीजन कीजिए, और फिर मैं इसी वीडियो में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको बाद में लगाने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। पहले टॉपिक में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। यानी कि आपको पता है कि 1757 के बाद से या फिर 64 के बाद से शुरू में आप देखेंगे, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, तो इस टाइम से लेके और 1858 तक जो शासन रहता है वो कंपनी के हाथ में रहता है, और जितने भी एक्ट लाए जाते हैं वो कंपनी पर लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन 1758 से ठीक पहले 1757 में आपको पता होगा कि स्वतंत्रता, सॉरी, सिपाही विद्रोह हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो महान क्रांति होती है 1857 की क्रांति, 1757 मैंने लिख दिया है, सॉरी, 1857 की क्रांति ये होती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जाता है कंपनी की नियमों को, और कंपनी के जितने भी अधिनियम थे, नीतियां थी, उनको। तो कंपनी को दोषी ठहराया जाता है कि कंपनी ने एक ऐसी नीति बनाई जिसके कारण 1757, सॉरी, 1857 की क्रांति जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरीके से बंद कर दिया, इसके शासन को बंद कर दिया भारत में, और ब्रिटिश ताज के शासन को शुरू किया गया। ब्रिटिश ताज से मतलब है कि सीधे महारानी का शासन यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। ब्रिटिश ताज में वहां का सरकार जो है वो महारानी के हाथों में रहता है, इसलिए महारानी के द्वारा ही डायरेक्ट अब उन्हीं के नाम पर शासन चलेगा, और इसको ब्रिटिश ताज के का शासन कहते हैं, या फिर आप क्राउन बोल सकते हैं इसको, क्राउन के अधीन शासन। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला नियम लाया जाता है वो भारत शासन अधिनियम 1858 है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पार्ट 1 जो है वो एक बार जरूर उसका नोट्स देख लें, या पार्ट 1 में मैंने जो भी बताया है एक बार जरूर देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो नियम बनाया जाता है भारत में शासन करने के लिए, वो भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाता है, और यहीं से ताज के अधीन भारत में शासन शुरू होता है। अब इसमें था क्या, इस नियम में क्या अलग किया गया था? देखिए, इसके द्वारा सबसे पहले ये बोला गया कि जो भारत में अब शासन चलेगा वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यानी कि अब महारानी के नाम पर शासन होगा, कंपनी के द्वारा कोई भी शासन भारत में नहीं किया जाएगा। ठीक है, और चूंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, इसलिए इसको भारत के शासन में सुधार करने वाला अधिनियम यानी एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाए। ठीक है, क्यों भंग कर दिया जाए? क्योंकि 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को दोषी ठहराया गया था। अब बात है कि अधिनियम के प्रावधान क्या थे, तो अधिनियम में प्रमुख बातें क्या क्या लाई गई, ये मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहला है अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत पदनाम, यानी कि पद नाम में क्या बदलाव किया गया। पद नाम का मतलब है, जैसे आप देखेंगे कि इससे पहले बंगाल में केवल गवर्नर थे, बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पद नाम बदल करके उनका गवर्नर से गवर्नर जनरल किया गया। ठीक है, और बाद में उसको आगे चल करके देखेंगे कि गवर्नर जनरल को भी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पर जब पद नाम चेंज हुआ, तो अब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके उसको भारत का वायसराय कर दिया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, जैसे इससे पहले आप देखेंगे कि 1856 तक लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, गवर्नर जनरल। और डलहौजी के बाद जो आते हैं वो आते हैं लॉर्ड केनिंग। तो ये सारा खेल केनिंग के ही टाइम में चल रहा है। और केनिंग के टाइम में ही चूंकि गवर्नर जनरल का पद बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया, तो इस तरह से आप ये भी समझ पाएंगे कि लॉर्ड केनिंग ही पहले ब्रिटिश भारत के वायसराय भी बने, क्योंकि उस समय यही गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जनरल को ही प्रमोट करके क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय। तो केनिंग चूंकि पहले से ही गवर्नर जनरल थे, इसलिए ये ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आंसर होगा आपका लॉर्ड केनिंग। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही बात है, तो ऐसा नहीं है। अगर गवर्नर जनरल पूछे तो आपका अलग आंसर आएगा, वायसराय पूछे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, अब आपके लिए सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश भारत का आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है, मैंने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा रखा है। अब आता है इसमें नए पोस्ट का भी एक सृजन किया जाता है। किस नए पोस्ट का सृजन किया जाता है, ये मैं आपको बताता हूं। अभी तक आपने देखा कि पदनाम बदला गया है गवर्नर जनरल का, अब नया पोस्ट क्या बनाया गया। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था पहले, जो कंपनी का निरीक्षण करता था, प्रबंधन करता था कमेटी के कार्यों का, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जैसे डायरेक्टर्स जो थे ये उसके व्यापारिक कार्यों को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके प्रशासनिक कार्यों को देखता था कंपनी का। अब इन दोनों को भंग कर दिया गया, यानी इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और इनका संपूर्ण जो शक्ति था वो जो नया पोस्ट बनाया गया उस व्यक्ति को दिया गया और उनका नाम रखा गया भारत का राज्य सचिव, या कहीं कहीं भारत सचिव भी आपको देखने को मिलता है। तो जो भारत सचिव या भारत के लिए राज्य सचिव बनाया गया, उन्हीं को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सारा शक्ति और पावर दे दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। अब आप पूछें कि अगर राज्य सचिव का पोस्ट बनाया गया है तो इसके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं। तो देखिए, इनका कार्य क्या था, भारतीय शासन पर पूर्ण नियंत्रण करना और अधिकार करना, यानी कि भारत में जो शासन चलाया जा रहा है वायसराय के माध्यम से, उस पर पूरा नियंत्रण इनका था। इससे पहले ये नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे था। ठीक है, और ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और इसलिए ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब कि इनको ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट और जवाब देना पड़ता था कि भारत में किस प्रकार से शासन चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत परिषद की। भारत परिषद क्या था दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है जिनका नाम है भारत का राज्य सचिव। ठीक है, यहाँ पर तो अब जो राज्य सचिव थे उनकी सहायता के लिए एक काउंसिल बनाया गया, एक कमेटी बनाया गया जिसको भारत परिषद कहा गया। ठीक है, राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक सलाहकार परिषद बनाया गया जिसका नाम भारत परिषद रखा गया। तो ये 15 सदस्यीय था, यानी इसमें 15 सदस्य शामिल थे, ये याद रखना है। अब नोट में आप देखेंगे कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो इकोनॉमिक्स और ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा के विषय पर जो भारत सचिव थे वो अपने आप कोई फैसला नहीं ले सकते थे। इनको भारत परिषद की राय मानने के लिए ये बाध्य थे, यानी भारत परिषद जो भी इनको सुझाव देगा, सलाह देगा, उसको मानना ही पड़ेगा। किसको? भारत सचिव को। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था और आप ऑल इंडिया सर्विसेज को छोड़ दें तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स पे
जो भारत सचिव थे, ये भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य नहीं थे, यानी कि ये उनकी राय को मानने से इनकार भी कर सकते थे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो 1 नवंबर 1858 को घोषणा की जाती है कि देखिए अब ब्रिटिश महारानी के नाम पर ही भारत में शासन किया जाएगा, ठीक है। और ये जो घोषणा होती है इसको भारतीय शिक्षित वर्ग अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसको कहा है, तो हम बोलेंगे ब्रिटिश महारानी की घोषणा को, जो कि 1 नवंबर 1858 को किया गया इस अधिनियम को लाने के बाद। अगला और इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर देखेंगे कि अब इसके बाद जो अधिनियम आता है उसका नाम होता है भारत परिषद अधिनियम। आप देखेंगे कि अभी इससे पहले जो था उसका नाम था भारत शासन अधिनियम, लेकिन इसका नाम है भारत परिषद अधिनियम। अंतर क्या है? देखो, भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश ताज था वो भारत में किस प्रकार से शासन करेगा उसके लिए लाया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए जो छोटे बड़े और भी नियम लाए गए उनको परिषद अधिनियम कहा गया। तो ये भारत परिषद अधिनियम हुआ, ठीक है। इसमें 3 अधिनियम आपको मिलेंगे, एक तो 1861 है ही, फिर 1909 में आएगा और फिर 1919 में आएगा। तो पहले हम 1861 की बात कर लेते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या है। देखो दोस्त, अगर आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो ये समझ लो थ्योरी आपकी पूरी तरीके से बेस्ड होनी चाहिए और बहुत अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। और खास करके मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं इसमें आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी या फिर यूपीएससी या फिर और भी स्टेट के लोक सेवा सॉरी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होती हैं उनके द्वारा पूछी गई है वो सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर दिया हूं मैंने, क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी और थ्योरी में भी। तो आई होप कि ये जो नोट्स है इसको पढ़ने के बाद आपको और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको अच्छे से समझिए और रिवाइज करते जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो के लिए। तो आप देखेंगे कि इसमें होता क्या है, इस नियम में सबसे पहले देखिए इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रथम बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की जाती है। कानून बनाता कौन था? तो आप बोलोगे कि जो परिषद थे, वायसराय का जो परिषद था, कार्यकारी या विधायी, वही लोग कानून बनाते थे या फिर उनकी सलाह पर वायसराय कानून बनाते थे। लेकिन अब वायसराय की परिषद में भारतीय लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है 1861 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायसराय के विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल किया जाता है। अब यहाँ से एक शब्द याद रखिएगा, आपको गैर सरकारी शब्द आगे कई बार देखने को मिलेगा। तो गैर सरकारी का मतलब किससे है? भारतीय लोगों से है, ठीक है। सरकारी किसको बोला जाता है? जो कंपनी के अधीन काम करते थे या कंपनी के जो लोग थे, यूरोपीय या फिर अंग्रेज, वो आप समझ सकते हैं। गैर सरकारी का मतलब यह है जो कंपनी में पहले से कार्य नहीं कर रहे थे, खासकर भारतीय लोग, ठीक है। अब देखिए तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड केनिंग, उन्होंने अपने विधान परिषद में इस अधिनियम के आधार पर 3 भारतीयों को शामिल किया। यहाँ पर नियम था ना कि भारतीय लोगों को हम लोग उसमें अधिनियम बनाने में या फिर कानून बनाने में शामिल करेंगे। तो इसके तहत जो उस समय के गवर्नर थे या फिर आप वायसराय कह लो, कौन थे? लॉर्ड केनिंग। उन्होंने अपनी परिषद में 3 भारतीय लोगों को शामिल किया, जिसमें से पहले हैं पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, दूसरे हैं बनारस के राजा देवनारायण सिंह और तीसरे हैं सर दिनकर राव। तो इनका नाम याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह जो कि पटियाला के महाराजा थे, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव। इसके बाद एक और चीज आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड केनिंग के टाइम पर ही एक पोर्टफोलियो सिस्टम शुरुआत किया गया। यहाँ लेफ्ट साइड में मैं मार्क करके आपको दिखा रहा हूं, देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब विभागीय प्रणाली हुआ। ये प्रणाली किसके टाइम में शुरू हुआ था? लॉर्ड केनिंग के समय पर शुरू हुआ था विभागीय प्रणाली की शुरुआत। आई होप कि ये बात आप याद रखेंगे। अगला है यहाँ पर आप देखेंगे विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से क्या मतलब होता है कि सत्ता या फिर शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया गया, ये देखिए। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और जो बंबई की प्रेसिडेंसी थी उनको पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई। आपको पता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसके बाद से ही जो गवर्नर जनरल होते थे बंगाल के, या बाद में चल के भारत के गवर्नर जनरल हुए या फिर भारत के वायसराय हुए, इन्हीं के पास
मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का भी विधायी शक्ति था, यानी सेंट्रल एक जगह केंद्रित कर दिया गया था, शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया था। लेकिन 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया और मद्रास और बंबई के जो प्रेसिडेंट्स थे या जो गवर्नर थे वहां पर, उनको विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई, खासकर उस प्रेसिडेंसी के लिए। ठीक है, अब देखिए अध्यादेश संबंधी भी नियम लाया गया। अध्यादेश जारी करने के संबंधी क्या नियम लाया गया, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसे आप यहां पर देखेंगे दोस्त, वायसराय को इससे पहले अध्यादेश जारी करने का मतलब अपने मन से अध्यादेश जारी करने का पावर नहीं था। जब भी वायसराय या फिर गवर्नर जनरल जो थे वो अध्यादेश जारी करते थे, तो वो कार्यकारी परिषद की बहुमत से या फिर उनके सलाह पर ही कोई भी अध्यादेश जारी करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या नियम लाया गया कि वायसराय आपात स्थिति में यानी इमरजेंसी के कंडीशन में कार्यकारी परिषद की सहमति के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और ऐसा जो अध्यादेश होगा वो केवल 6 माह तक मान्य होगा, यानी अध्यादेश जारी करने की तिथि से अगले 6 माह तक ये चलेगा, उसके बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य न तो प्रश्न पूछ सकते थे और न ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ी कमी थी इसका। कहने के लिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भारतीय लोगों को शामिल कर लिया गया है, ठीक है, विधायी परिषद में। लेकिन शामिल करने के बाद भी ये कहने के लिए हुआ कि उनको कानून बनाने के लिए हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। विधान परिषद में जो भी भारतीय लोग शामिल थे वो न तो प्रश्न पूछ सकते थे और न ही वो बजट पे चर्चा कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा इसकी कमी थी इस अधिनियम की। और फिर इसको दूर किया जाता है अगले अधिनियम में जो 1892 में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ विधान परिषद द्वारा कोई भी अगर नियम कानून बनाया जाए, कोई भी विधि तैयार किया जाए, तो उसको ब्रिटिश संसद अंतिम में अस्वीकार भी कर सकती थी। जरूरी नहीं है कि वो स्वीकार ही कर लेगा अगर परिषद कोई नियम बना दिया तो। अब देखिए, इसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए फिर से अगला परिषद अधिनियम लाया जाता है 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1892। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ समझ लीजिए। भारतीय जनता में पूना सार्वजनिक सभा एवं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जैसे संगठन उस समय कार्य कर रहे थे, जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा भी दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद भारतीय लोगों में और भारतीय जनता के मन में और बढ़िया से बन रहा था। और इसके साथ ही 1885 में चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, इससे ठीक पहले आप देख सकते हैं, तो उसने भी कई सारे लोगों को मोटिवेट किया और साथ ही साथ मांग किया कि अब परिषद में सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाए बल्कि चुनाव करके उनका सिलेक्शन किया जाए। चुनाव के माध्यम से परिषद में जो भी भारतीय लोग या गैर सरकारी सदस्यों को अब रखा जा रहा था विधि निर्माण के लिए, उनको चुनाव नहीं किया, सॉरी, उनको मनोनीत नहीं किया जाए, उनका चुनाव कराया जाए भारतीय लोगों द्वारा। ठीक है, तो मुख्य प्रावधान क्या किए गए इस अधिनियम में? पहला तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ाई वृद्धि की जाए, यानी भारतीय लोग जो चुने जा रहे हैं परिषद में उनकी संख्या बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ विधान परिषदों का अधिकार बढ़ाया जाए। अधिकार बढ़ाने से मतलब है कि भारतीय लोग जो उसमें शामिल हो रहे हैं उनको बजट पर चर्चा करने जैसा, प्रश्न पूछने जैसा अधिकार दिया जाए, और उन लोगों को जो शामिल किया जा रहा है परिषद में तो मनोनीत ना करके निर्वाचन किया जाए। और ये सभी कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लिया गया। तो आप देखेंगे सबसे पहले गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। वृद्धि किस प्रकार हुई ये देखिए, केंद्रीय विधायिका में क्या वृद्धि हुई और प्रांतीय विधायिका में क्या वृद्धि हुई ये समझेंगे। देखिए, विधायिका कहने का मतलब उस समय दो विधायिका थी, एक तो केंद्र में जो गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित था या फिर वायसराय द्वारा प्रशासित था भारत के, और कार्यकारी परिषद की सलाह पर, ठीक है। और एक प्रांतीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका जो था वो भी वायसराय द्वारा ही प्रशासित था, लेकिन जो प्रांतीय मंत्री थे उनकी सलाह पर ये चलता था, ठीक है। तो केंद्रीय विधायिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम से कम अब 10 कर दिया गया और अधिकतम कितना कर दिया गया, 16। और वैसे ही प्रांतीय विधायिका में कम से कम गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 8 और अधिक से अधिक 10 किया गया, ठीक है। और ये होने के बाद भी परिषद में बहुमत सरकारी सदस्यों का ही होता था, यानी गैर भारतीयों का। आप सोचेंगे कि क्या इसका मतलब हुआ? देखो, यहाँ पर मतलब ये हुआ कि केंद्रीय विधायिका में भारतीय लोगों की संख्या को बढ़ाया गया,
यही है ना यहाँ पर, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। लेकिन वृद्धि करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि संख्या केंद्रीय विधायिका या प्रांतीय विधायिका में भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं था। संख्या अभी भी यूरोपीय लोगों की ही ज्यादा थी, या सरकारी लोगों की ही संख्या ज्यादा थी। और जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका बहुमत होगा, और बहुमत से ही कोई नियम पारित होता है, ये बात आप भी समझते हैं। तो अभी भी थोड़ा बहुत इसमें कमी रह गया था। देखेंगे कि आर्थिक नीति तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार और साथ ही साथ प्रस्तावित विधेयकों पर केवल संशोधन करने के लिए सुझाव देने का अधिकार अभी प्राप्त हुआ था गैर भारतीय लोगों को। यानी कि बजट पर चर्चा करने का अधिकार इससे पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पर बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, लेकिन खास करके आर्थिक नीति और बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते थे ये लोग। उसमें कुछ संशोधन करने के लिए यानी कुछ सुधार करने के लिए ये सुझाव दे सकते थे, लेकिन अपने आप सुधार नहीं कर सकते थे। उसके लिए सुझाव दे सकते थे, और वो सुझाव मानने के लिए जो वायसराय थे वो भी बाध्य नहीं थे। यानी ऐसा नहीं है कि वो सुझाव मान ही लेंगे। अब आप देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका के कार्यों में भी विस्तार किया जाता है। सबसे पहले तो प्रश्न पूछने का अधिकार। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने के अधिकार में आप देखेंगे कि सार्वजनिक हितों के मामले में आपको पता होगा कि इससे पहले गैर भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर बजट पर चर्चा करने का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया। उसमें सुझाव देने का अधिकार दिया गया संशोधन के लिए, और यहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन किस तरह से दिया जाता है ये समझिए। देखिए, प्रश्न पूछने के लिए अधिकार किस प्रकार दिया गया, सार्वजनिक हितों के मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पहले सूचना देना पड़ता था। यानी जब भी प्रश्न पूछना है बजट में या सत्र के दौरान, तो आपको 6 दिन पूर्व नोटिस देना होगा, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, ये चीज प्राप्त नहीं हुआ। मतदान नहीं यानी वोटिंग नहीं कर सकते हैं, और उत्तर प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं है। यानी कि आपने अगर प्रश्न पूछा तो ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती उत्तर मांगेंगे कि भाई हमको उत्तर चाहिए ही चाहिए। आपके प्रश्न को अस्वीकार भी किया जा सकता है, और आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दिया जा सकता था। तो ये स्थिति थी उस समय भारतीयों को, कि जो भी कार्यकारी परिषद था जिसको नियम बनाना था, जिसके प्रमुख जो होते थे चेयरपर्सन, वो आपके वायसराय होता था, और वायसराय अभी भी आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। यानी कि उसका मन होगा तो प्रश्न का उत्तर देगा, नहीं तो नहीं देगा। मतदान करने का अधिकार नहीं था, और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उससे रिलेटेड कोई पूरक प्रश्न पूछना है, तो वो भी अधिकार नहीं था। यानी कि आप एक क्वेश्चन पूछे, उसके उत्तर से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आपको उसी पर थमना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, केंद्रीय विधायिका में जो गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन का प्रक्रिया लाया गया, वो किस प्रकार लाया गया। आपको पता है कि अब बोला गया कि भाई सदस्यों का मनोनीत न करके निर्वाचन कराया जाए। तो निर्वाचन के लिए क्या प्रावधान किए गए, देखिए, प्रांतीय विधायिका में भी अब निर्वाचन होगा भारतीय लोगों का, और केंद्रीय विधायिका में भी। तो पहले हम प्रांतीय विधायिका में निर्वाचन समझते हैं किस प्रकार होगा। देखिए, प्रांतीय विधायिका के लिए लाया गया, एक मिनट, प्रांतीय विधायिका के लिए क्या नियम लाया गया, यहां पर बोला गया कि देखिए, प्रांतीय विधायिका में जो भी भारतीय सदस्य या फिर गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे, उनको नगर पालिका द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है, या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है, या व्यापार संघ द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बंगाल में कार्यरत था उसके द्वारा, या फिर जिला के जिला परिषद द्वारा। तो ये सभी हैं जो चुनाव करके और भारतीय या देशी रियासतों के लोगों को प्रांतीय विधायिका में शामिल करवा सकते थे। अब ऐसे ही बात करें कि केंद्रीय विधायिका में कैसे शामिल हो सकते थे, या इसके लिए चुनाव कौन करता था, तो देखिए, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको वाणिज्य मंडल भी कहा जाता था, इसके द्वारा और प्रांतीय विधायकों द्वारा, इन दोनों द्वारा, विधायिकाओं द्वारा, प्रांतीय विधायिकाओं और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से केंद्रीय विधायिका में भारतीय लोगों को यानी कि गैर सरकारी सदस्यों का चयन करना शुरू किया गया। आई होप कि ये बात आप समझ पाए हो। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसको मार्ले मिंटो सुधार ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय
इससे पहले वाले में आपने पढ़ा था, यानी कि 1892 में, कि एक भारत सचिव करके पोस्ट नया बनाया गया था, भारत सचिव, ठीक है, या भारत के लिए राज्य सचिव। तो इस समय जो लॉर्ड मार्ले थे, ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे, ठीक है। और जो भारत में वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले, और भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। और इन दोनों के प्रयासों से और इन दोनों के रिपोर्ट पर ही ये परिषद अधिनियम लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अधिनियम लाने का प्रमुख कारण क्या रहा? जैसे 1905 में, देखो 1909 में अधिनियम आया है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन में बड़ी क्रांति जन्म ले रही थी, क्योंकि बंगाल विभाजन जो हुआ था उससे कहीं ना कहीं बंगाल के लोग जो थे वो नाखुश थे, और क्रांति का एक रूप ले रही थी वहां की जनसंख्या में। और आप देखेंगे कि दूसरा जो कारण है वो है 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वशासन या फिर स्वराज की मांग करना। कांग्रेस ने मांग किया कि भाई अगर भारत भारतीयों का है तो यहाँ पर शासन भी भारतीयों का ही रहना चाहिए। 1906 में ही आगा खान ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की भी मांग कर ली। अलग निर्वाचन मंडल का मतलब, जैसे आपको अब पता होगा कि अब निर्वाचन प्रारंभ कर दिया गया था 1892 से, यानी जो प्रांतीय या केंद्रीय परिषद है उसमें भारतीय लोग अगर जाएंगे तो उनका निर्वाचन होगा, ठीक है, चुनाव के माध्यम से जाएंगे। तो 1906 में आगा खान ने मांग किया कि नहीं भाई, चुनाव अगर हो रहा है तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाए और मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं द्वारा कराया जाए। अब आप देखेंगे अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या रहे। पहला प्रावधान तो आप विधायिका में सीटों की संख्या फिर से बढ़ाई गई, और केंद्रीय विधायिका में जो अधिकतम सीटों की संख्या 10 थी वो अब बढ़ाकर अधिकतम कर दिया गया 60। ऐसे ही प्रांतीय में 50 सदस्य तो बनाए गए, इन सभी के लिए, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल तथा संयुक्त प्रांत के लिए, और 30 सदस्य चुने गए पंजाब, बर्मा और असम में, ठीक है। ये हुई सदस्यों की संख्या में वृद्धि। फिर विधान परिषदों में अब बहुमत, इससे पहले आपने देखा होगा कि विधान परिषदों में जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का था या फिर कंपनी के लोगों का था, भारतीय लोगों का या गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे कि केंद्रीय केंद्रीय परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत है, यानी कि यूरोपीय लोगों का। लेकिन प्रांतीय परिषद में अब गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत ला दिया गया है, यानी जो प्रांतीय परिषद है उसमें भारतीय लोगों की संख्या अब बढ़ गई है, ठीक है। विधायिका के कार्य में भी विस्तार किया गया। कार्य में क्या विस्तार किया गया ये आप समझिए। देखेंगे जैसे पहले प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। पहले क्या था कि 6 दिन पूर्व की सूचना पर प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन वो भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। मतदान का अधिकार नहीं था। यहाँ पर देखेंगे उस समय बजट पर चर्चा करने के लिए अधिकार मिला था, लेकिन बजट पर अगर उनको कोई डाउट है तो संशोधन के लिए वो अनुरोध कर सकते हैं, प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि बजट पर चर्चा करने और लोकहित मामलों में प्रस्ताव लाने की अनुमति मिली, ठीक है। लोकहित मामले में प्रस्ताव भी अब ला सकते हैं, ठीक है, प्रांतीय विधायिका या फिर आप ये कहेंगे कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है, आप देखें कि केंद्रीय परिषद इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि जो प्रस्ताव प्रांतीय विधायिका दे रही है या भारतीय लोग जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उसको मान ही लिया जाए। इसके लिए केंद्रीय परिषद बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। जो भी लोकहित मामले में ये प्रस्ताव लाएंगे उसके बारे में बात की जा रही है। साथ ही मतदान करने का अधिकार तो अभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे विधायिका के सदस्यों का वर्गीकरण, यानी विधायिका जो होती थी चाहे केंद्रीय हो या प्रांतीय, उसमें कितने सदस्य होते थे। तो देखो पदेन सदस्य जो होते थे या फिर सचिव उसकी कह लो, ये होते थे वायसराय या फिर गवर्नर जो भी हो। मनोनीत सरकारी सदस्य, आपको पता है कि सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। यानी कि जो यूरोपीय सदस्य थे, यूरोपीय लोग जो थे परिषद में, उनका मनोनयन किया जाता था किसके द्वारा? वायसराय या फिर गवर्नर द्वारा। ऐसे ही गैर सरकारी सदस्यों को भी मनोनीत किया जाता था, और ये भी वायसराय और गवर्नर द्वारा ही। अब आप कहें कि अभी तो हमने पढ़ा कि गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन होता था,
तो निर्वाचन भी था, लेकिन कुछ सीटें मनोनीत करने के लिए भी रखी गई थी। ठीक है। और ऐसे ही निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य जो होते थे, यानी जो भारतीय लोग होते थे, वो भारतीय वर्गों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है। अब देखें कि भारतीय सदस्यों का मनोनयन कैसे होता था, यानी कितने सदस्यों को कौन मनोनीत करता था। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो है, 2 सदस्य तो भारत सचिव जो थे या भारत के राज्य सचिव जो थे उनकी परिषद में चयन किया जाना था। ठीक है। यानी 2 गैर सरकारी सदस्य, 2 भारतीय सदस्य भारत के राज्य सचिव के परिषद में थे। ऐसे ही एक या उससे अधिक सदस्य को वायसराय की परिषद में और एक से या उससे अधिक सदस्य को गवर्नरों की परिषद में भी रखा जा सकता था। और वायसराय की परिषद में पहले भारतीय जो शामिल हुए वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाम याद रखिएगा, ये विधि सदस्य के रूप में वायसराय की परिषद में शामिल किए गए थे, पार्लियामेंट्री सुधार या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। और एक सदस्य कार्यपालिका परिषद में, चाहे वो प्रांतीय हो या केंद्रीय हो, एक सदस्य उनका मनोनयन किया जा सकता था। यानी वायसराय अपनी परिषद में एक या अधिक सदस्य को मनोनीत कर सकते थे, जिसके तहत उन्होंने प्रथम भारतीय को मनोनीत किया, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। गवर्नर भी अपनी परिषद में मनोनीत कर सकते थे, लेकिन एक सदस्य को मनोनीत करना था कार्यपालिका, यानी चाहे वो प्रांतीय कार्यपालिका हो या केंद्रीय, वहां एक सदस्य को मनोनीत किया जाना था। अब देखते हैं पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत होती है यहाँ पर। जैसे कि आगा खान ने 1906 में मांग की थी कि भाई मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए, तो यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया जाता है और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुस्लिम सदस्य ही अब मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम प्रतिनिधियों को चयन करेंगे। अब इसके बाद आता है कि इस अधिनियम का भारतीय संविधान के प्रति क्या महत्व है। इस अधिनियम में भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। विधि निर्माण में कैसे, क्योंकि आप देखें कि केंद्रीय या प्रांतीय विधायिका में भारतीयों को अब शामिल किया जा रहा है गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, इसलिए यहाँ पर विधि निर्माण में तो भारतीय अब कार्य करेंगे, साथ ही साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि भारत के राज्य सचिव जो है इंग्लैंड में, उनके ऑफिस में भी या फिर उनके परिषद में भी अब 2 भारतीयों को मनोनीत किया जा रहा था, इसलिए वहां भी ये लोग शामिल हो रहे हैं, यानी भारतीय लोग शामिल हो रहे हैं। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ हुआ ही यहाँ पर किसके समय में, लॉर्ड मिंटो के समय में ही, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाया गया था 1909 के अधिनियम में, और ये लॉर्ड मिंटो के काल में हुआ, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा, यानी 1909 का जो अधिनियम है इसके बारे में प्रमुख लोगों ने क्या क्या कथन दिए। गांधी जी ने कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, और रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ये कहते हैं कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और एक नौकरशाही के मध्य अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ठीक है, तो ये कहना है किसका, रैमजे मैकडोनाल्ड का। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि अगला शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919। अब देखिए 1916 से 21 के बीच भारत के जो तत्कालिक सचिव थे, यानी राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू थे, और भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब इनकी रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम यानी 1919 का जो शासन अधिनियम था वो लाया गया था, इसलिए इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे ये अब हम जानेंगे। अधिनियम के प्रावधान, देखिए प्रमुख प्रावधान में सबसे पहले आता है बजट का पृथक्करण। यहाँ पर बजट का पृथक्करण कर दिया जाता है, यानी कि बजट अब अलग अलग बनाने का प्रावधान दिया जाता है। पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि प्रांत और केंद्र दोनों में ही परिषद थी, विधान परिषद, केंद्रीय परिषद अलग थी और प्रांतीय परिषद अलग थी। ठीक है, जिसमें अब 1909 के अधिनियम के तहत प्रांतीय परिषद में जो बहुमत थी वो किसकी थी दोस्तों, भारतीयों की या फिर कह लो गैर सरकारियों की। ठीक है, जबकि केंद्रीय में अभी भी सरकारी व्यक्तियों की, ठीक है, सरकारी का मतलब कि गैर भारतीय से है, इनकी बहुमत थी। लेकिन अभी भी दोनों का बजट केंद्रीय परिषद ही तैयार करता था, लेकिन 1919 के अधिनियम में ये पहली बार प्रावधान किया गया कि अब जो बजट होगा वो अलग अलग होगा। प्रांतीय जो परिषद है वो अपना बजट तैयार करेगी और केंद्रीय परिषद अपना बजट तैयार करेगी।
इसके अलावा एक प्रमुख चीजें और हैं जो आप देखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का से क्या अर्थ है? देखिए, जो प्रांतीय जितने भी सब्जेक्ट्स थे जिन पे प्रांत, अब यहाँ प्रांत कहने का मतलब केंद्रीय परिषद से नहीं है, प्रांतीय परिषद। तो प्रांतीय परिषद के पास जितने भी विषय थे उसका विभाजन किया जाता है दो भागों में, जिसमें से एक को बोला जाता है आरक्षित विषय और एक को बोला जाता है हस्तांतरित विषय। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है और दोनों में प्रशासन किस प्रकार से चलता है ये देखिए। अगर बात करें हम आरक्षित विषय की, तो आरक्षित विषय जो होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं ये देखिए। राजस्व, कानून, न्याय, वित्त, सिंचाई और पुलिस। राजस्व हो गया, कानून हो गया, न्याय हो गया, वित्त हो गया, ठीक है, यानी टैक्स से रिलेटेड कार्य। और चूंकि इसमें राजस्व भी है, सिंचाई भी है और साथ में पुलिस है, तो पुलिस का मतलब सैन्य भी हो गया। तो इन सभी का जो अधिकार है ये सब आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं। और इन पे शासन कैसे करना है, इनके लिए अधिनियम कैसे बनेगा, आप देखेंगे कि ये कार्यकारी परिषद की सलाह पर गवर्नर द्वारा प्रशासित होंगे। यानी इन सब से रिलेटेड जो नियम बनेंगे वो कार्यकारी परिषद की सलाह पर गवर्नर द्वारा बनाया जाएगा। और हस्तांतरित विषय जो थे वो अब प्रांतीय विधान परिषद के प्रति जवाबदेह प्रांतीय मंत्रियों, जिनका चयन अब प्रांतीय परिषद में किया जा रहा था, जो भारतीय थे, गैर सरकारी थे, उनकी सलाह पर गवर्नर द्वारा प्रशासन किया जाएगा हस्तांतरित विषयों पर। और इसमें विषय कौन कौन से है? स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय शासन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उद्योग है, कृषि है और ऐसे और भी कई सारी चीजें थी। एक चीज याद रखिए कि हस्तांतरित विषय जो थे उस पर राज्य सचिव या फिर वायसराय का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, यानी जो हस्तांतरित विषय होंगे उसमें प्रांतीय विधान परिषद अपना स्वयं निर्णय ले सकता है, उसके लिए अधिनियम बना सकता है। अब आता है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की बनाया बनाया गया। देखिए यहाँ द्वैध शासन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ द्वैध शासन था और मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूं। देखो द्वैध शासन यानी शासन को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सदन को दो भागों में बांटा गया है। सदन का मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद था, चूंकि केंद्र में ही ये लागू हुआ था, तो केंद्रीय विधान परिषद को अब दो भागों में बांटा गया, जिसमें से एक को राज्य परिषद या उच्च सदन कहा गया और एक को विधानसभा या निम्न सदन कहा गया। और ये अभी भी चलता है कहीं ना कहीं, आपको अगर पता हो तो। राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा को हम उच्च सदन अभी भी बोलते हैं, विधानसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, अब राज्य परिषद जिसको उच्च सदन कहते हैं, इसमें सदस्यों की कुल संख्या 60 थी, जिसमें से 26 को मनोनीत किया जाना था और 34 को निर्वाचित किया जाना था। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष था राज्य परिषद का। विधानसभा जो कि निम्न सदन था, इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होगी, ये 144 थे, जिसमें से निर्वाचित 104 थे और मनोनीत कितने थे, 40 थे। और इनका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष था। ठीक है, साथ ही बजट पर स्वीकृति करने का जो अधिकार था वो केवल विधानसभा का था, न कि राज्य परिषद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन की इसमें शुरुआत हो जाती है किसमें, 1909 अभी हम पढ़ रहे हैं, तो 1909 में ही प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। किस प्रकार, उच्च और निम्न सदन में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि संपत्ति, शिक्षा एवं कर के आधार पर सीमित संख्या में कुछ लोगों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके लिए आवश्यक क्या था कि जो भी लोग मतदान करने के लिए एलिजिबल होंगे उनके पास कुछ निश्चित संपत्ति होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और वो एक सीमित मात्रा में टैक्स पे करते हों, और ये अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त था। इसके अलावा आप देखेंगे, देखिए यहाँ मतदान का अधिकार तो मिला ही सीमित मात्रा में, उसके लिए आवश्यक था क्या, अभी मैंने आपको बताया ही, संपत्ति, शिक्षा एवं कर। ठीक है, इसके बाद ये तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। अब आते हैं पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार। इससे पहले पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल बनाया गया था जो कि केवल मुस्लिमों के लिए था। ठीक है, लेकिन अभी जो बनाया जाएगा, अब ये और भी धर्म के लोगों के लिए इसको और बढ़ाया गया। आप देखेंगे जैसे भारत में सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल इंडियंस के लिए और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए, जबकि इससे पहले यह केवल मुस्लिमों के लिए था। 1909 के अधिनियम में, 1919 में इसको और भी एक्सपेंड किया गया, जिसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए।
अब भारत के लिए एक और नया पोस्ट बनाया जाता है इसके बाद, जिसका नाम होता है उच्चायुक्त। क्या नाम है? उच्चायुक्त। ठीक है। देखिए, इनकी नियुक्ति लंदन में होती है, लेकिन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये लंदन में नियुक्त किए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार का मतलब उस समय भारतीय लोगों से नहीं है, उस समय ब्रिटिश सरकार ही थी भारत में। कार्यकाल इनका 6 वर्ष रहता है। वेतन भारतीय पैसे से दिया जाता है, यानी कि भारत में जो टैक्स वसूला जाएगा उससे इनका वेतन दिया जाएगा। और इनकी शक्तियां, जो राज्य सचिव थे भारत के, उन्हीं की कुछ शक्तियां उठाकर इनको दे दी गई थी और उनकी कुछ शक्तियां कम कर दी गई। लोक सेवा आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कौन सा अधिनियम भाई? 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान हुआ। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे वर्ष 1926 में यहाँ पर पहला लोक सेवा आयोग का गठन भी हो जाता है। आई होप कि ये बात समझ पाए होंगे। आप देख रहे हैं, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा एक और वैधानिक आयोग गठन करने का नियम बनाया गया था। क्या? वैधानिक आयोग। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान। वैधानिक आयोग क्या था? इसका कार्य था कि कोई भी अधिनियम अगर लागू हुआ दोस्त, तो उसके लागू होने से अगले 10 वर्षों तक शासन प्रशासन कैसा चला उस अधिनियम के आधार पर, उसके पॉजिटिव्स क्या रहे, नेगेटिव्स क्या रहे, यही सभी बताना इस गठन का, सॉरी, इस वैधानिक आयोग का कार्य था। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक, वैधानिक होगा, वैज्ञानिक नहीं, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जा सकता है, जिसका कार्य अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों के बाद कार्यों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और आप देखेंगे कि ऐसा अगली बार ही, यानी कि 1927 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। ठीक है। इसका गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया और इसके जो अध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता थे वो थे जॉन साइमन। कौन थे दोस्त? जॉन साइमन। सर जॉन साइमन थे। और ये 7 सदस्यीय एक वैधानिक आयोग थी, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार भी कई लोगों ने किया। ठीक है, क्योंकि चूंकि भारत के लिए नियम बनाना है और इसमें भारतीय लोग ही नहीं थे। ठीक है। अंततः अधिकांश भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। आयोग द्वारा 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यानी ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई। अब इन्होंने क्या रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें की, क्या अनुशंसा किया, वो अब हम देख लेते हैं। इसमें पहला था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए और उन्हें स्वायत्तता प्रदान किया जाए, यानी कि प्रांत में जो द्वैध शासन है उसको हटा दिया जाए और उनको अपने तरफ से स्वतंत्र रहना दिया जाए। और ऐसे ही राज्य में सरकारों का विस्तार किया जाए। ठीक है। और सशक्त संघ की स्थापना की जाए, यानी संघ का भी पावर बढ़ाया जाए। साथ ही साथ राज्य सरकारों के भी जो अधिकार है उसमें विस्तार किया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए, यानी कि जो मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी निर्वाचक मंडल का, उसको जारी रखा जाए। केंद्रीय क्षेत्र में अनुरंतरदायी शासन की स्थापना किया जाए। केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया जाए और बृहत भारत परिषद की स्थापना की जाए। तो ये कुछ थी उनकी सिफारिशें। इसमें से अब कई सिफारिशें मिला करके अगले अधिनियम में उनको शामिल भी की गई है। आप देखेंगे अब सबसे बड़ा अधिनियम, जो अब तक आपने जितने भी अधिनियम पढ़े थे उसमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ठीक है। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि संविधान के कई सारे जो नियम हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। ठीक है। आप देखेंगे कि यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां इसमें शामिल थीं। इसके अलावा आप देखेंगे अब अधिनियम के प्रावधान क्या क्या है, तो अधिनियम के प्रावधान में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो सिफारिश किया था साइमन कमीशन ने, उसके बारे में
उसकी बातों को माना गया है यहाँ पर। और सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया, यानी प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया गया यहाँ पर द्वैध शासन को समाप्त करके। ये 1935 में होता है। साथ ही प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाई जाती है, यानी कि प्रांत की ये जो सरकार है वो स्वयं उत्तरदायी होगी अपने कार्यों के लिए। ठीक है, तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की जाती है। साथ ही साथ गवर्नर को प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर ही कार्य करने के लिए बोला गया, यानी गवर्नर जो होंगे वो प्रांतीय विधायिका के लिए जो जिम्मेदार मंत्री थे, जो कि भारतीय थे, गैर सरकारी सदस्य थे, उनकी सलाह पर ही अब गवर्नर कोई भी निर्णय ले सकेंगे। प्रांतीय परिषद की मैं बात कर रहा हूं, और यह केवल 1937 से 39 तक ही लागू रहा, आगे चल के इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन हटाया गया, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। लेकिन इसका उल्टा हुआ केंद्रों में। आप देखें कि केंद्रों में यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई, हटाया नहीं गया। केंद्र में हालांकि द्वैध शासन था ही नहीं। केंद्र में द्विसदन यानी उच्च सदन निम्न सदन बनाया गया था 1919 के अधिनियम में, लेकिन 1935 में यहाँ द्वैध शासन लाया जाता है। यानी कि जैसे प्रांतीय परिषद में दो विषय लाए गए थे, हस्तांतरित और आरक्षित, वैसे ही अब संघीय विषयों का विभाजन किया जाता है और केंद्रीय परिषद के लिए दो प्रकार के विषय डिवाइड किए जाते हैं, हस्तांतरित और आरक्षित। देखें कि केंद्रों में द्वैध शासन शुरुआत तो की गई, लेकिन यह कभी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, इसके कई सारे कारण थे। जैसे आप देखेंगे कि केंद्रों में द्वैध शासन शुरू करने के लिए क्या था कि, हालांकि आगे ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ब्रिटिश रियासतों ने कुछ इसमें बीच में अरंगा डाला जिससे ये लागू नहीं हो सका। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे एक इंपॉर्टेंट बात जो कई बार पूछा गया है, ये याद भी रखना है। ठीक है, इसी समय यानी 1935 के अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग किया जाता है और साथ ही साथ सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत का निर्माण किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कब किया गया। तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाता है, बर्मा जिसको आज म्यांमार के नाम से आप जानते हैं, उसको भारत से अलग किया गया इसी अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और साथ ही साथ दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण किया गया था। आप देखेंगे प्रांतों में जो द्विसदनीय व्यवस्था लाई जाती है। देखिए, मैंने बोला था ना कि उल्टा होता है। पहले क्या था, देखो ये प्रांत है, ध्यान से समझिए, और ये है केंद्र। तो पहले प्रांत में क्या था, द्वैध शासन, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। और केंद्र में क्या था, केंद्र में द्विसदन था। ठीक है, द्विसदन की व्यवस्था थी, यानी उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन अब उल्टा किया गया, यानी अब देखेंगे कि आज के टाइम पर यानी 1935 के नियम में प्रांत में द्वैध शासन खत्म किया गया, लेकिन यहाँ पर द्विसदन प्रारंभ किया गया। ठीक है, और यहाँ द्विसदन तो ऑलरेडी से था ही, यहाँ पर द्वैध शासन भी प्रारंभ कर दिया गया, भले ये लागू हुआ या नहीं। तो इस तरीके से काम हुआ। तो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था किस प्रकार की गई, अब यहाँ भी उच्च सदन और निम्न सदन लाया गया। और पहले जो केवल विधान परिषद हुआ करता था, या विधायिका, प्रांतीय विधायिका जिसको हम बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, प्रांतीय विधान परिषद या फिर प्रांतीय विधायिका बोलते थे, इसको अब दो भागों में बांटा गया और विधान परिषद अलग किया गया और विधानसभा अलग किया गया, जिसमें परिषद को उच्च सदन और सभा को निम्न सदन बोला गया। ठीक है, और कुल 11 प्रांत उस समय थे ब्रिटिश भारत में, जिसमें से 6 प्रांतों में ये चीज लागू की गई। प्रांतों में जो द्विसदनीय व्यवस्था थी वो 6 प्रांतों में कौन कौन है, बिहार है, आप देखेंगे सबसे पहले, और तब से आज तक लगभग इन सभी प्रांतों में है ही द्विसदनीय व्यवस्था। तो इसमें बिहार है, बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, असम है और संयुक्त प्रांत है। तो ये 6 ऐसे प्रांत हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, ये देखिए। शक्तियों का विभाजन, इसमें संघ सूची अलग किया जाता है, इस अधिनियम के तहत समवर्ती सूची अलग बनाया जाता है, प्रांतीय सूची अलग, और बाकी के जो शेष विषय थे वो अलग छोड़ दिया जाता है। संघ सूची में 59 विषय थे। ठीक है, और इस पर इसके संबंधित विधि निर्माण के लिए कौन जिम्मेवार था, केंद्रीय विधायिका। यानी संघ सूची से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे वो केंद्रीय विधायिका द्वारा बनाए जाएंगे। ऐसे ही समवर्ती सूची जो थे, जिसमें 54 विषय आते थे, ये केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधायिका इस पर नियम बना सकते थे अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से।
और प्रांतीय इसके नाम से स्पष्ट है, ये प्रांतीय है, तो यहाँ प्रांतीय विधायिका ही केवल 36 विषयों पर अपना अधिनियम या फिर जो भी हो विधेयक बना सकती है, और बाकी के जो कुछ विषय बच गए वो वायसराय के ऊपर छोड़ दिया गया कि ये वायसराय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार इस पर क्या करते हैं। इसके बाद आता है अखिल भारतीय संघ, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन। ये बनाया किनको मिलाकर गया था? ब्रिटिश भारत को और देसी रियासतों को। ब्रिटिश भारत जो था और देसी जो रियासत थे, जिसको प्रांतीय रियासत भी आप बोल सकते हैं, छोटे छोटे राजाओं का जो राज्य था, उनको मिलाकर ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी। कई रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई या फिर तैयार नहीं हुई शामिल होने के लिए, मना कर दिया। इस कारण से ये संघ जो है अखिल भारतीय संघ, ये अस्तित्व में नहीं आ सका। पृथक निर्वाचक मंडल का फिर से और विस्तार कर दिया गया और अब दलित वर्गों, जो अनुसूचित जाति थे, महिलाएं थी, श्रमिक थी, इनके लिए भी निर्वाचक मंडल का निर्माण हो गया। इससे पहले धर्म के आधार पर किया गया था। सबसे पहले 1909 में जो कि मार्लियामेंटो सुधार है, उसमें मुस्लिमों के लिए लाया गया था अलग निर्वाचक मंडल। फिर 1919 में आप देखेंगे अलग अलग धर्मों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। लेकिन अब 1935 में धर्म विशेष को छोड़ करके और दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए निर्वाचक मंडल बनाए गए। मताधिकार का विस्तार किया गया, यानी कि जितने भी आबादी थे उसमें से 10 से 14% लोगों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। संघीय न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ सवाल है। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, यानी इसमें ये प्रावधान लाया गया कि पूरे संघ में एक संघीय न्यायालय होना चाहिए। अभी तक प्रांतों में न्यायालय होते थे, जैसे बंगाल में था, आपका बिहार में था, तो यहाँ पर अब पूरे संघ में एक न्यायालय लाने का प्रावधान किया गया और इस तहत 1935 में देखते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने? वो बने सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर, नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर मॉरिस ग्वेयर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1935 के जो शासन अधिनियम है उसी के तहत भारत में यानी अपने देश में मुद्रा और साख का मतलब ऋण, तो मुद्रा और ऋण के नियंत्रण के उद्देश्य से, यानी मुद्रा पर और ऋण पर जो भी कर दिया जाता है उसके नियंत्रण के उद्देश्य से भारत में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। आप बोलेंगे कि ये तो पहले भी था। देखिए, पहले तो था ही, लेकिन पहले केवल संघ लोक सेवा आयोग का यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। और किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहलाता है। अब आप देखेंगे कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत ये कहा गया कि भाई अब केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग जरूर होगा, इसके अलावा राज्य में भी राज्य लोक सेवा आयोग होगा। जैसे कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग हो गया, असम में असम लोक सेवा आयोग। तो इस तरीके से अलग अलग प्रांतों में उनका लोक सेवा आयोग का गठन राज्यों द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ दो या अधिक राज्य जहां एक साथ हैं तो उनके लिए संयुक्त सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। तो लोक सेवा आयोग के गठन के लिए ये सारी नियमें 1935 के अधिनियम में लाई गई। अब देखिए, भारत परिषद की समाप्ति यहां पर होना चाहिए, ठीक है, भारत परिषद की समाप्ति। भारतीय परिषद क्या था? अगर आपको नहीं याद हो तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि भारतीय परिषद का मतलब था दोस्तों कि जो इंग्लैंड में भारत सचिव थे, भारत सचिव, जिनको भारत का राज्य सचिव भी कहते थे, उनकी सहायता के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसको भारतीय परिषद कहा जाता था, ठीक है। और ये जब भारत सचिव का पोस्ट बना तभी ये चीज लाया गया था, ठीक है। कब बना था भारत सचिव का पोस्ट? तो आप बोलेंगे 1858 में, भारत शासन अधिनियम 1858, जब से ताज अधिनियम शुरू हुआ, यानी ताज के अंतर्गत शासन भारत में लागू किया गया तब से। तो आप देखेंगे भारत सचिव की सहायता के लिए 1858 में इंग्लैंड में गठित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को इंग्लैंड में सलाहकारों का एक समूह प्रदान किया गया, यानी सलाह देने के लिए सलाहकार का फिर से समूह दिया गया, लेकिन भारत परिषद को बंद कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नोट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के तहत 1937 के सभी प्रांतों में पहली बार बड़े स्तर पर चुनाव कराया गया, ठीक है। 1937 में प्रांतों में, ये कह रहा है प्रांतों में प्रांतीय स्तर पर चुनाव कराया गया। पहले तो चुनाव होता था
इसके पहले वो प्रांतीय विधायिका में लोगों के चयन के लिए होता था, लेकिन यहाँ पर प्रांतों में पहली बार चुनाव कराया गया। साथ ही साथ भारतीय संविधान के कई प्रावधान और रूपरेखा इस अधिनियम से लिए गए हैं, इसलिए इस अधिनियम को लघु संविधान भी कई बार कहा जाता है। किसको? 1935 के अधिनियम को। अब आता है आखिरी अधिनियम, जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद तो भारत आजाद हो जाता है। तो देखेंगे माउंटबेटन एक योजना लाया गया था, और यह अधिनियम जो है वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। यानी माउंटबेटन जो योजना है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई, यानी कि काफी कम समय में, आप देखेंगे मुश्किल से 14 दिन के आसपास लगे हैं, और 14 दिन में इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में स्वीकृति देकर के पारित कर दिया गया है। और देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉर्मन डी पॉमर। एक मिनट। तो जो नॉर्मन डी पॉमर थे, इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश संसद में शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक रहा हो जो इतने कम समय में और कम वाद विवाद से पास हो गया हो। ठीक है, ये कथन किसका है? नॉर्मन डी पॉमर का। और ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में, कि ये बहुत जल्दी पास हो गया। अब आते हैं अधिनियम के प्रावधान क्या है। सबसे पहले है ब्रिटिश शासन का अंत। भारत में ब्रिटिश शासन का अब अंत होता है। इसके बाद आप देखेंगे, जैसे भारत में ब्रिटिश सरकार समाप्त कर दिया जाता है, ब्रिटिश अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित कर दिया जाता है। संप्रभु का मतलब अब यह अपने लिए अधिनियम स्वयं बनाएगा, किसी दूसरे, जैसे इंग्लैंड को या ब्रिटिश सरकार को इसके लिए कोई अधिनियम या नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता होगा कि इसी टाइम के समय में पाकिस्तान को भी अलग किया गया था और पाकिस्तान को भी आजाद घोषित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश उत्तरदायित्व की समाप्ति, यानी भारत का शासन के लिए जो ब्रिटिश उत्तरदायित्व था उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी भारत के शासन से रिलेटेड कोई भी अब कार्य हो, ब्रिटिश उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश उत्तरदायित्व की समाप्ति कर दी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार भारत या पाकिस्तान की सरकारों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, यानी पाकिस्तान अपना खुद सरकार चलाए और भारत अपना अब खुद चलाए। और दोनों राष्ट्रों के संविधान सभाओं को अपने अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। यानी ये प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने लिए संविधान सभा का गठन करें, और संविधान सभा के माध्यम से दोनों देश अपने अपने लिए संविधान लागू कर लें, या अपने अपने के लिए पहले संविधान बनाएं और बनाने के बाद लागू करें। ब्रिटिश वर्चस्व का भी अंत हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद भारतीय रियासतों को भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। भारतीय रियासत जैसे अलग अलग जो राज्य थे, जैसे असम, कश्मीर हो गया आपका, या सिक्किम हो गया, या अलग अलग जो भी राज्य थे, उसको बोला गया कि या तो आप भारत डोमिनियन में शामिल होइए, या फिर पाकिस्तान के एरिया में, या फिर पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होइए, या आपको दोनों ही पसंद नहीं है तो आप खुद स्वतंत्र रहिए। ठीक है, और आपको पता होगा कि तब से जम्मू कश्मीर अपना अलग सिस्टम लेके चल रहा था। ठीक है, वायसराय का पद भी समाप्त हो गया, क्योंकि भारत में अब शासन नहीं करना था उनको, तो वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियनों में अब गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है, शाही उपाधि भी समाप्त कर दी जाती है, यानी भारत में जो शाही उपाधि, जो भारत के सम्राट का शब्द था, ये हटा दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ आप देखेंगे कि भारत आजाद हो जाता है। और फिर 1947 के अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो अब संविधान सभा का गठन होगा, और फिर संविधान सभा जो है अलग अलग बैठकें करके और संविधान बनाएगी, और आगे चलकर संविधान लागू होगा। फिर हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो भारत के संविधान से का जो विकास था, संवैधानिक विकास, उससे संबंधित जो भी हिस्टोरिकल चीजें थी, ऐतिहासिक चीजें थी, वो हमने अब कवर कर ली है। अभी तक आपको ये इतिहास जैसा लग रहा था, लेकिन अब आप आगे क्लास करेंगे तो ये अब आपको भारतीय संविधान जैसा लगेगा निश्चित तौर पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भारतीय संविधान आपको लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल जरूर पूछा जाता है संविधान से रिलेटेड, तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। ठीक है,
अभी तक मैंने पूरा नोट्स बता दिया, अब जो क्वेश्चन है उनकी बारी है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये वीडियो जो है, केवल यही वीडियो करीब-करीब 1 घंटे का हो चुका है और 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो अगर होती है तो आप भी नहीं देख पाते हैं, आपको भी बोरिंग फील होने लगता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में मैं कवर कर रहा हूँ। ये पहला पार्ट हो गया, जिसमें आप केवल नोट्स यानी कि थ्योरी पढ़ें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 के आसपास मिलेंगे। तो आपको अब अगले पार्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और तुरंत ही ये वीडियो जैसे आप देखेंगे उसके कुछ समय बाद ही अगला पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और क्वेश्चंस वाली यानी जो एमसीक्यू वाली वीडियो है वो देखने से पहले निश्चित तौर पर आपको ये थ्योरी वाली वीडियो देख लेनी चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो नोट्स है इसका पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।